हाय, आई एम यशोवर्धन और आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान जी मंगलवार के दिन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विदेश नीति सर्वे 2024 पर एक समारोह में गए हुए थे और वहाँ समारोह में उन्होंने जो बातें कही वो जानना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हित आपस में जुड़े हुए हैं। पहले जहां हम दो फ्रंट पर चौकन्ने रहा करते थे, कभी पाकिस्तान को लेकर के तो कभी चीन को लेकर के, तो एक वेस्टर्न फ्रंट हुआ करता था, एक नॉर्दर्न फ्रंट हुआ करता था, लेकिन अब एक नया फ्रंट खुलने वाला है और वो है ईस्टर्न फ्रंट। और ये संभावना जताई है बांग्लादेश के बारे में। तो आखिर क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जनरल चौहान ने कहा कि म्यांमार में हस्तक्षेप करना भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। आखिर ये बात आई क्यों? ये बात इसलिए आई कि म्यांमार से लगातार रोहिंग्याज जो शरणार्थी हैं वे भारत में प्रवेश करते हैं और ऐसे में कई संगठन इस तरह की बातें उठाते कि म्यांमार में भी हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन जनरल चौहान साफ साफ इस बात पे हम सबको समझाते हैं कि अगर भारत इस तरह की उलझता है म्यांमार की समस्या में, तो न केवल शरणार्थियों की समस्या आ जाएगी, बल्कि इन दिनों जहां भारत पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के गठजोड़ के साथ अब जूझ रहा है, वहां पर म्यांमार से भी एक और फ्रंट खुल जाएगा। तो समझने वाली बात है कि इससे पूर्वोत्तर में न केवल संकट बढ़ जाएगा, बल्कि भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस या सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। जनरल चौहान कहते हैं कि हिंद महासागर में ऑलरेडी चीन अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है और चीन की रणनीति क्या है, इस बात को जानिए। चीन एक महाजन की तरह कर्ज बांटता रहता है, तो चीन कर्ज दे करके अपने प्रभाव को लगातार हिंद महासागर के क्षेत्र में बढ़ाता चला जा रहा है। वे कहते हैं, जनरल चौहान का यह कहना है कि दक्षिण एशिया में लगातार सरकारें बदल रही हैं, भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और इसके अलावा विचारधारा के स्तर पर भी बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। और ऐसे में जब चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनके के हित आपस में अब जुड़े हुए हैं और वे भारत के विरुद्ध अगर एकजुट हो जाते हैं, तो भारत के समक्ष बड़ी चुनौती होगी इन तीनों से एक साथ एक समय पर निपटना। और अगर बात की जाए, वे कहते हैं कि आज की तारीख में वैश्विक सुरक्षा की स्थिति बहुत नाजुक है और कई नए मोर्चे खुलते चले जा रहे हैं। और जहां अगर हम बात करें, कुछ समय पहले की बात है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी एक बात कही थी। वे कहते हैं कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। वे कहते हैं जहां पहले टू फ्रंट वॉर हुआ करते थे, इस बार एक नया वर्ड आ गया। वे कहते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, मतलब फ्रंट एक ही है लेकिन एक ही फ्रंट पर रीइंफोर्समेंट होता जा रहा है। ये कैसे भला? पहले मान लीजिए दो फ्रंट खुल गए, एक पाकिस्तान की तरफ से, एक चीन की तरफ से, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया कि एक ही फ्रंट है लेकिन रीइंफोर्समेंट लगातार हो रहा है। वो कैसे हो रहा था, इस बात को समझिएगा कि पाकिस्तान ने फ्रंट खोल रखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है, लेकिन उसे रीइंफोर्समेंट, चाहे वो खुफिया सूचनाओं से संबंधित हो, मिसाइल से संबंधित हो, या जो एयरक्राफ्ट से संबंधित हो, या अन्य तरह की जो मदद है तकनीकी या अन्य सैन्य मदद, वो लगातार चीन की तरफ से मिलती जा रही थी। इट मीन्स उसका रीइंफोर्समेंट या रसद की जो आपूर्ति उसे लगातार हो रही थी। तो एक ही फ्रंट पर भारत को दो देशों के साथ जूझना पड़ रहा था। और यहाँ दो नहीं थे बल्कि तीन थे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और जब इंटेलिजेंस इनपुट हमें मिले तो पता चला कि ना केवल चीन के द्वारा बल्कि तुर्की ने जो ड्रोन भेजे थे, तो केवल ड्रोन ही नहीं भेजे थे बल्कि ड्रोन को ऑपरेट करने वाले ड्रोन ऑपरेटर्स भी तुर्की ने भेजे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन, इन तीन देशों ने एक ही फ्रंट पर लगातार भारत को चुनौती दी। तो ये बड़ी बात है। अब अगली जो बात है, तो देखिए किस तरह से, तो चीन से न केवल पाकिस्तान को रक्षा उपकरण मिल रहे थे, सैटेलाइट्स की पिक्चर मिल रही थी,
और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिल रहा था, खुफिया सूचनाएं मिल रही थी, और उसी तरह से तुर्की से उसे न केवल ड्रोन्स मिले बल्कि ड्रोन को ऑपरेट करने वाले लोग भी, प्रशिक्षित कर्मी भी मिले। तो चैलेंजेस क्या हैं आज की डेट में? अब ये 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर नहीं होता, बल्कि 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, एक नया रणनीतिक शब्द गढ़ा गया है, और वो उसका सामना भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। अगली बात, तो यहाँ पर कहना यह है कि आज भारत को न केवल पाकिस्तान और चीन बल्कि भारत विरोधी जो एक गठजोड़ बन गया है, इसमें 3 मोर्चों से खतरा बढ़ गया है, और वो नया खतरा जुड़ गया है बांग्लादेश का। अगर जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब से अब तक का अगर देखा जाए तो कभी भी बांग्लादेश भारत के लिए सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं था। अब ये चुनौती क्यों बन गया? क्योंकि बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका 94% हिस्सा भारत से लगा हुआ है, और बांग्लादेश के बारे में कहा भी जाता है कि भारत लॉक्ड कंट्री है बांग्लादेश। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक तीसरा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, वो भी कहीं ना कहीं अगर 94% अगर उसकी सीमाएं भारत से जुड़ी है तो इतने बड़े क्षेत्र में लगातार भारत के लिए संकट पैदा होता है। और एक बड़ी चीज़ यहाँ पे बात करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर जो देखा जाए तो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर और एक एयरफील्ड है जिसका नाम है लाल मुनिर हाट, ये बड़ा चर्चा में रहा था। तो इसे जाना जाए कि चीन की मदद से बांग्लादेश, जो कि 1971 से लगातार इस जो एयरफील्ड है ये बंद थी, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही थी। जब ये पाकिस्तान के पास था या पूर्व में ब्रिटेन के पास था तब ये एक्टिव थी एयरफील्ड, लेकिन अब चीन इस एयरफील्ड को चालू कर रहा है और बांग्लादेश चीन की मदद से इस एयरफील्ड को चालू करके भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। कैसे? क्योंकि ये जो इलाका है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक से लगभग मुश्किल से कुछ 135 किलोमीटर और कुछ इलाकों में 15 किलोमीटर की दूरी पर भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये 22 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है जहां पर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल और इंडिया ये आपस में जुड़ते हैं। तो भारत का 22 किलोमीटर चौड़ा वो हिस्सा है। अगर कभी चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान ये सभी अगर एकजुट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट सकता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। सो यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आखिर बांग्लादेश ये जो लाल मुनिर हाट जो एयरफील्ड है इसे क्यों चालू कर रहा है? तो इसको समझा जा सकता है कि भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और चीन से जिस तरह से कर्ज लेकर के बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहा है या पाकिस्तान विकास कर रहा है, ऐसे में बांग्लादेश की भी मजबूरी होती कि चीन के जो इंटरेस्ट हैं वो उन्हें फुलफिल करे। अब देखिए कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर भारत के अंदरूनी राजनीति से संबंधित हैं। सरकार ने क्या कर रखा है कि विदेश नीति को घरेलू जो राजनीति उससे अलग नहीं कर पा रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें, सरकार ने जब G20 समिट हुई तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया, और ऐसे में हम देखते कई बार कई ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं वहाँ पे अपोजिशन भी सरकार को घेरने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो जब तक सरकार विदेश नीति और घरेलू राजनीति को अलग अलग नहीं करेगी तो इस तरह के चैलेंजेस लगातार आते रहेंगे और चीन अपनी रणनीति में लगातार सफल होता रहेगा। एक और फ्रंट पर भारत को चैलेंज देखने को मिलते हैं, जैसा कि CDS अनिल चौहान बताते हुए कहते कि लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका का रुख भारत के प्रति बदलता चला जा रहा है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस या तवज्जो दे रहा है। आखिर पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना अहम कैसे हो गया, इस बात को समझना होगा। तो देखिए पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक या रणनीतिक मानी जाती है। एक तरफ उसकी सीमा चीन से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, ईरान से लगती है, और मध्य एशिया के अन्य देशों के तक भी पहुंच वहां से हो सकती है। सो ऐसे में पाकिस्तान की एक तो लोकेशन बहुत अहम है। इसके अलावा एक मुद्दा और आता है, वो है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं और ये न केवल चीन को बल्कि अमेरिका को भी चाहिए। सो ऐसे में हम देखें तो पाकिस्तान की अहमियत लगातार बढ़ती चली जा रही है।
और जिस तरह से बलूचिस्तान के क्षेत्र में लगातार अस्थिरता है, सो वहाँ पर अमेरिका और चीन दोनों ही उस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने का अवसर देख रहे हैं। कुछ बातें और भी भारत को चिंता में डालने वाली हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो साफ हो गई है, ना तो नेपाल ना भूटान किसी भी देश ने, पड़ोसी देशों ने भारत का समर्थन नहीं किया और एकमात्र सिर्फ इजराइल एक ऐसा देश था जिसने कि भारत का पूरी तरह से सहयोग किया और साथ दिया। लेकिन और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आतंकवाद की तो निंदा की, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी देश ने निंदा नहीं की और इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जाना चाहिए। जनरल चौहान यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया, या फिर हम बात करें अमेरिका के सेंट्रल कमांड के माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का एक अहम सहयोगी बताया, ये पाकिस्तान के अहमियत को बताते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं तो भारत के प्रति ट्रंप प्रशासन के दौरान नहीं दिखती हैं, बल्कि रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे हम दोनों देशों के बीच में, चाहे वो अमेरिका हो और भारत हो, इनके बीच में इस तरह के तनावपूर्ण मुद्दे देखने को मिलते हैं। सो समझा जा सकता है, लेकिन सवाल आता है कि आखिर भारत चूक कहाँ पर रहा है, भारत से कहाँ पर गलतियाँ हो रही। तो इस बात को समझना जरूरी होगा। जाने माने डिप्लोमेट हैं मुचकुंद दुबे, एक बार उन्होंने कहा था कि भारत बोलता ज़्यादा है लेकिन काम कम करता है। देखिए, भारत के पास एक मजबूत आर्मी भी है, नेवी भी है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर अमेरिका और जापान जब भारत आते हैं, वे देखते हैं ज़मीनी स्तर पर क्या स्थितियां हैं, तो जो बोला जाता है और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर दिखता है। सो यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भारत बोलता है, वास्तव में ज़मीनी स्तर पर उस तरह की भारत की तैयारियां नहीं दिखती हैं। और एक चीज़ और जानने वाली बात होगी कि आखिर चीन लगातार पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स या बांग्लादेश को अस्थिर करता या भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में वहाँ की अपोजिशन की पार्टियों को क्यों मदद करता है। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनके स्पोक पर्सन ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था। वो बयान था यूक्रेन और रूस के युद्ध के संदर्भ में, लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेंस हम देखेंगे भारत के संदर्भ में भी है। तो वो बयान क्या था, पहले इसे देखते हैं। उनका कहना था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो अमेरिका का सारा ध्यान रूस और यूक्रेन से हट करके चीन की तरफ हो जाएगा। कुछ उसी तरह की रणनीति पर चीन भी भारत के प्रति चल रहा है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका या अन्य भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अस्थिरता रहेगी, भारत विरोधी भावनाएं फैलती रहेंगी, तो भारत चीन के विरुद्ध कभी भी रणनीतिक तौर पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, ना ही उसका आर्थिक विकास हो पाएगा, बल्कि वो इन पड़ोसी देशों के साथ संघर्षों में उलझा रहेगा। सो हम इस बात को समझ सकते हैं कि न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी चीन को भारत चुनौती नहीं दे पाएगा। और एक बात, बहुत बड़ी बात है जिसे समझना होगा कि अगर भारत को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है तो उसे करना क्या होगा। देखिए, दुनिया चलती है आज पैसे से। अगर भारत एक महाशक्ति होता, या तो आर्थिक महाशक्ति होता या एक सैन्य शक्ति होता, तो शायद भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स भारत को आज की तारीख में आंख नहीं दिखा रहे होते। वे इतना साहस तभी कर पाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि भारत जो बातें कहता है, ज़मीनी स्तर पर तैयारियां भारत की बिल्कुल उससे उलट है। ना तो भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति है, ना ही भारत आज एक बड़ी सैन्य शक्ति है। इस सच्चाई को जब तक भारत स्वीकार नहीं करेगा तब तक इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। तो अगर वे फॉरवर्ड की बात करें कि आखिर हमें क्या करना होगा, तो जनरल चौहान के शब्दों में अगर हम यहाँ कहें तो उनका कहना है अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विदेशों में अपने भरोसेमंद साथी बनाने होंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया कि सिर्फ एकमात्र इजराइल ही एक ऐसा देश था जिसने भारत का पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन बदले में भारत ने उसे क्या दिया, इस बात को भी जानिए।
हुआ ये कि दुर्भाग्य से जब ब्रिक्स में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा था तो भारत भी उस प्रस्ताव का हिस्सा था। इजराइल के विरुद्ध जो प्रस्ताव पास हुआ, भारत ने उसका विरोध नहीं किया। सो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं भारत की विदेश नीति की बेहतर तरीके से चल रही है और क्या भारत विदेशों में अपने सच्चे दोस्त बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? यहाँ पर भारत की विदेश नीति के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो लेकिन फिर भी कोशिशें की जानी चाहिए। तो एक तो सबसे पहली बात कि हमें विदेश नीति इस तरह से चलानी होगी कि विदेशों में भारत अपने भरोसेमंद साथी बना सके और एक आर्थिक तरक्की हासिल कर सके। टेक्नोलॉजी के मामले में हम बेहतर कर पाएँ, तभी भारत अपनी जो सामरिक या सुरक्षा को मजबूती दे पाएगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो विश्लेषण है जनरल अनिल चौहान की जो बात है मैंने उसको लिया, उनका जो विश्लेषण किया, तो मैं उम्मीद करता हूं ये काफ़ी उपयोगी आपके लिए। और अब तक आप हमारे साथ अगर बने हुए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं, इसी तरह के और भी विषयों पर आपके साथ लगातार चर्चा करते रहेंगे ताकि एक बेहतर समझ आप बना सकें। धन्यवाद।